So right now we will discuss the most important part of the judicial services examination, that is the answer writing part. मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए आपका आंसर बाकी सबसे अलग होना चाहिए ताकि आप ज़्यादा मार्क्स, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स एज़ कम्पेयर टू अदर कंपेटिटर्स। और आप इंटरव्यू में अगर आप अच्छे मार्क्स से अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो बहुत हाई चांसेस है आप अच्छे रैंक से जुडिशियल ऑफिसर बन सको और टॉप रैंक्स में भी आ जाओ। तो मेंस एग्जामिनेशन हाई मार्क्स से क्लियर करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आंसर राइटिंग कैसे होना चाहिए, तो व्हाट स्टेप्स टू बी फॉलोड, व्हाट एसेंशियल्स टू बी फॉलोड इन राइटिंग अ गुड आंसर, इसके लिए क्या होना चाहिए। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए कि आपका आंसर एक तो यूनिक होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड आंसर होगा तो सबका कॉन्सेप्ट तो सेम ही, कोई कॉन्सेप्ट तो बदलेगा नहीं। अब उसको आप यूनिक कैसे बनाओगे, उसका आपका आंसर यूनिफॉर्म होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और फ्री फ्लोइंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप कहीं भी कुछ भी लिख दो। तो फ्री फ्लोइंग आंसर होना चाहिए और आपका जुडिशियल माइंड जो है वो इट शुड रिप्रेजेंट फ्रॉम योर आंसर। द एग्जामिनर शुड understand that the person who is writing this answer has the judicial mind is capable enough to hold that judicial seat of a judge. Practical. So तीन तरह के आपको क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, शॉर्ट नोट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में शॉर्ट नोट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे डील करना है अब मैं वो बताता हूँ आपको। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बहुत सारे आपको फैक्ट्स दे दिए जाएंगे, उस फैक्ट्स को आपको एनालाइज करके उस जो भी आंसर क्वेश्चन की डिमांड है उस हिसाब से आपको आंसर करना है। जैसे अब जब आप आंसर करोगे तो पहले एक दो लाइन इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट आप ज़रूर मेंशन करोगे ताकि एग्ज़ामिनर को आप इम्प्रेस कर सको स्टार्टिंग में, कि आप उसको पता चल जाए कि ये जो है स्टूडेंट सही लाइन पे जा रहा है। जैसे अब बहुत सारे फैक्ट्स दिए हैं आपको, उसमें एंड में पूछा आपको वेदर द सूट इज़ बार्ड अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द CPC। तो आपको फैक्ट्स पढ़ के आपको पता चल रहा है, यू कैन एनालाइज दैट द मैटर दैट द आंसर इज़ रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। तो आप स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में ही लिख दोगे कि दैट द फैक्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर केस रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। बस इतना लिखते ही आपको एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदे ने सही पॉइंट पकड़ लिया। अब हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसके बाद हमने एकदम से इशू पे शिफ्ट हो जाएंगे। कम से कम अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 2 इशू तो लिखने ज़रूरी हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है या शॉर्ट नोट कोई भी क्वेश्चन है उसमें इशू बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इशू बनाओ, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। अब इशू कैसा होना चाहिए, इशू होना चाहिए पिन पॉइंटेड इशू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन में पूछा है इशू उसी को आप दोबारा रीआइट्रेट कर दो, ऐसा आप मत करना। अब क्वेश्चन में पूछा कि वेदर द पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर द मर्डर, और आप यही इशू बना दो दैट वेदर द पर्सन कैन बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 302 ऑफ द IPC। तो इसके नंबर तो मिलेंगे, उल्टा नंबर कट भी सकता है। पिन पॉइंटेड इशू आप ऐसे बना सकते हो कि जैसे आप मेंशन कर दो, अब क्वेश्चन में आपने अगर मेंशन है कि वेदर रेस जुडिकाटा अप्लाइज और नॉट, अगर आपने इशू भी ऐसा ही लिख दिया वेदर रेस जुडिकाटा अप्लाइज और नॉट, तो नंबर नहीं मिलेंगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि वेदर द मैटर विच हैज़ बीन ब्रॉट बिफोर द प्रेजेंट कोर्ट हैज़ बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय द प्रीवियस कोर्ट। एंड सेकेंड इशू आप ऐसे बना सकते हो वेदर द फैक्ट ब्रॉट बिफोर द प्रेजेंट कोर्ट might or ought to be raised by the party in the previous suit which has been by following the principles of due diligence। ये आप सेकंड इशू बना सकते हो। फिर इशू पिन पॉइंटेड होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है लॉ शुड बी मेंशन ब्रीफली। अगर इशू के बाद सीधा आप लॉ मेंशन करोगे, अब इसमें आपको पर्पस पॉलिसी मेंशन करना है, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड पर्पस क्या है, और आपको जो बेयर एक्ट है, आपको बेयर एक्ट नहीं छापना अपने आंसर में। लॉ अगर आप मेंशन कर रहे हो तो आपको बेयर एक्ट पूरा नहीं लिखना, कोई भी सेक्शन आपको पूरा नहीं लिखना, वहाँ से कीवर्ड्स उठा के आपको उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना। जैसे सेक्शन 25 ऑफ द CPC है, उसमें मेंशन है एक्सपीडियंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। अब वो वर्ड उठा के आपको ये मेंशन करना है वेदर दी दैट द in order to transfer the application from one particular state to the other particular state, the balance of convenience
should be decided. The balance of convenience should be tilted in favor of a person, and this concept flows from the this keyword, that is the expedient for the ends of justice. This concept flow from the inverted comma में वो सारा मेंशन करके आपको ये बताना है कि इस जो पर्टिकुलर वर्ड है यहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट है डेराइव हो रहा है, तो आपको वर्ड वो मेंशन करना है। अब जैसे सेक्शन 34 ऑफ द कॉमन इंटेंशन है आईपीसी का, अब उसमें क्रिमिनल एक्ट वर्ड है, क्रिमिनल एक्ट वो आपको उठा के इन्वर्टेड कॉमर्स में मेंशन करके आपको ये बताना है कि क्रिमिनल एक्ट का मतलब क्या है, कि वेदर क्रिमिनल एक्ट मीन्स दैट one person who commits the offense and other person who actively participate in that commission of that offense। तो क्रिमिनल एक्ट का ये मतलब है, आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है। फिर लॉ मेंशन करना है। लॉ इसी पॉइंट में आपको इंटरा एंड इंटर लिंकेजेस ऑफ सेक्शन करनी है। पर्पस पॉलिसी मेंशन करना है। पर्पस पॉलिसी कैसे मेंशन होगा, इंटरप्लीडर्स, जैसे पर्पस पॉलिसी है कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस क्या है कोई कॉन्सेप्ट का, जैसे इंटरप्लीडर सूट है, अब उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस क्या है, प्रिवेंट्स द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग, प्रिवेंट करता है, और इट अलाउज द कोर्ट टू डिसाइड द ओनरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस है इसका, पर्पस ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस। सो द और अगर कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस या पब्लिक पर्पस आपको नहीं पता चल रहा, तो आप सिंपली ये मेंशन करो दैट द कॉन्सेप्ट इज़ इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ गुड जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, नेचुरल जस्टिस, आप ये मेंशन कर दो। या फिर अब जैसे रिव्यू का है, रिव्यू सीपीसी में उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है एक्टिस क्यूरे नेमिनम ग्रेवाबिट, कि एक्ट ऑफ कोर्ट शुड नॉट हार्म एनी पर्सन। अब रिव्यू कौन से केस में होता है, जैसे कि कोई कोर्ट ने पर इनक्यूरियम डिसीजन दे दिया, तो उसको रिव्यू, पर इनक्यूरियम मीन्स जैसे हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है, उसके ऑपोजिट ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, तो पर इनक्यूरियम है। तो इस केस में रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, क्योंकि द एक्ट ऑफ द कोर्ट, द एरर ऑफ अ जुडिशियल माइंड शुड नॉट हार्म द पार्टीज कंसर्न। तो रिव्यू फाइल करके आप उस अपने जजमेंट को इन लाइन विद द हायर कोर्ट्स जजमेंट करवा सकते हैं। न्यू फैक्ट्स अगर आ गया, न्यू एविडेंस अगर आ गया, तो उस केस में रिव्यू होता है। अगर इस केस में अगर रिव्यू कर रहे हो तो फेयर ट्रायल का प्रिंसिपल अट्रैक्ट हो रहा है, कि अगर कोई न्यू फैक्ट अगर बाद में पता चला विदाउट बाय डूइंग द ड्यू डिलिजेंस, द फैक्ट विच हैज़ बीन ब्रॉट नाउ कैनॉट बी ब्रॉट बिफोर इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रायल, अगर रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, तो फेयर ट्रायल का एक प्रिंसिपल अट्रैक्ट होता है। अब इनहेरेंट पावर्स में जैसे कोई एग्जांपल है, इनहेरेंट पावर्स में क्या पब्लिक पॉलिसी या पर्पस है, तो इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। ये रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर कोई लॉ साइलेंट है तो उसको हाई कोर्ट अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकती है, ताकि लॉलेसनेस की सिचुएशन ना आए। अब रेस जुडिकाटा का क्या जो है पब्लिक पॉलिसी है, ये पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड है। ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस क्या है, आर्टिकल 21 से कैसे रिलेटेड है। अब आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू हैविंग अ डिग्निफाइड लाइफ। अब डिग्निफाइड लाइफ बंदे की कब होगी, जब किसी पार्टी ने सूट फाइल किया और अब उसका सूट इफ़ इट कंटिन्यूज टू रिमेन सब जुडिस टिल परपेचुटी, तो उसके राइट टू डिग्निफाइड लाइफ के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है ना, क्योंकि वो सारा ज़िंदगी अपना कोर्ट में तो नहीं स्पेंड कर सकता, अपनी एक ही अपने सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड उसका जो लीगल राइट है उसको उससे उसका जो सर्टेनिटी डेवलप करने के लिए थ्रू जुडिशियल डिसीजन। तो इस वजह से आर्टिकल 21 भी अट्रैक्ट होता है रेस जुडिकाटा से। पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड है कि सर्टेन स्टेबिलिटी इन लीगल रिलेशंस लाता है, एंड फेथ अपॉन द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट। तो पब्लिक पॉलिसी से रेस जुडिकाटा ऐसे रिलेटेड है। अब फाइनली आपको इसी लॉ जो आप मेंशन कर रहे हो, इसमें इंटर एंड इंट्रा लिंकेजेस करनी बहुत ज़रूरी है। इंटर एंड इंट्रा लिंकेजेस ऑफ द वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ द लॉ सब्जेक्ट्स, जैसे कि आप अगर जुडिशियल सेपरेशन का कोई क्वेश्चन है, अब उसमें आप जुडिशियल सेपरेशन के फैक्ट्स अगर एनालाइज कर रहे हो, तो आप लिटिल बिट ये मेंशन कर सकते हो कि सेक्शन 376 बी ऑल्सो अट्रैक्ट्स द मैरिटल रेप इन केस ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। तो आप ऐसे
हिंदू मैरिज एक्ट और आईपीसी को इंटरलिंक कर रहे हो। अब इंट्रालिंक कैसे हो सकता है? इंट्रालिंक जैसे सेक्शन 101 ऑफ द इंडियन एविडेंस कैन बी इंटरलिंक विद सेक्शन 106 ऑफ रेस इप्सा लॉकेटर ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट की बर्डन ऑफ प्रूफ कौन सी पार्टी पे कब जाता है, तो अब ये दो सेक्शन इंटरलिंक कर सकते हो। सेक्शन 164 ऑफ द सीआरपीसी एंड सेक्शन 80 ऑफ एविडेंस एक्ट इंटरलिंक हो सकता है। ऐसे ही सेक्शन 311 165 ऑफ द इंडियन एविडेंस एंड 311 ऑफ सीआरपीसी इंटरलिंक कर सकते हो व्हेन द पार्टी wants to summon any other party, when a party wants to summon any other person and the when court wants to summon any other person, तो सेक्शन 165 इन अ क्रिमिनल ट्रायल में आप अट्रैक्ट कर सकते हो। सेक्शन 165 along with order 18 rule 17 and order 16 rule 14 अट्रैक्ट होता है in order to call a witness out of the turn and any new witness by the court or any other party by filing application in a civil matter। तो ऐसे आप ये लॉज के एरिया में ये मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई भी केस लॉ पता है, इंपॉर्टेंट केस लॉ अगर आपको पता है तो उसके आपको जज का नाम और कितने जज बेंच है ये मेंशन बहुत करना ज़रूरी है। जैसे अब गुरबख्श सिंह सीबिया जजमेंट एंटीसिपेटरी बेल का जजमेंट है, उसमें आपको 5 जज बेंच है और वाई वी चंद्रचूड़ जस्टिस प्रिजाइडेड बाय वाई वी चंद्रचूड़ जस्टिस। अगर आप ये मेंशन करोगे ना तो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे आपको, एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, अच्छे मार्क्स स्कोर आप कर पाओगे। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑन फैक्ट्स। अब ये जो आपने लॉ मेंशन किया, कीवर्ड्स मेंशन किए, ये कैसे फैक्ट्स जो दिए हैं क्वेश्चन में उसको कैसे उससे कैसे इंटरलिंक्ड है और उसको यूज़ करके, लॉ को यूज़ करके आप कैसे फैक्ट एनालाइज करके आप आंसर पे कंक्लूड कर रहे हो, इसके सबसे ज़्यादा नंबर, मान लो अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 नंबर इसी के ही मिलेंगे आपको। तो ये आपको कैसे करना है, आपको एक एक फैक्ट पकड़ पकड़ के आपको आंसर लॉ के साथ उसको डील करते हुए कंक्लूड करना है कि वेदर द person should be held liable for a particular offense or not, or whether the dying declaration is proved or not, what law says about it and what is the fact which is mentioned in the question। आपको ये दोनों को collectively एनालाइज करते हुए अपने आंसर में लिखना है। और फाइनली जब आप आंसर कंक्लूड कर रहे होगे तो आपको ये ज़रूर लिखना है whether नहीं कि that issue 1 has been decided in positive or negative and issue 2 has been decided in positive or affirmative or it has been decided in negative। ये आपको फाइनली एंड में आंसर ज़रूर मेंशन करना है। और पैराग्राफ ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ या बिना पैराग्राफ के आंसर मत लिखना, नहीं तो नंबर तो नहीं कटेंगे पर नीट नहीं लगेगा, यूनिफॉर्म नहीं लगेगा, फ्री फ्लोइंग नहीं लगेगा और ऐसा लगेगा हड़बड़ी में आंसर लिखा हो, तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड आंसर होना चाहिए कंक्लूजन। तो ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मैंने आपको बताया। इसी तरह थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी शॉर्ट नोट का कोई भी अगर पार्ट है, कोई भी आपसे शॉर्ट नोट पूछा है तो उसमें आपको सबसे पहले मीनिंग ऑफ द टॉपिक मेंशन कर दो कि मीनिंग क्या, किस टॉपिक से रिलेटेड है, मीनिंग क्या है टॉपिक का। जैसे नार्को एनालिसिस का कोई क्वेश्चन, तो अब नार्को एनालिसिस कैसे होता है, दैट सोडियम पेंटाथॉल इज़ यूज्ड व्हाइल कंडक्टिंग अ नार्को एनालिसिस, उसकी एडमिसिबिलिटी रेलिवेंसी क्या है, वो कैसे कौन से सेक्शंस अट्रैक्ट करता है, उसके पीछे पॉलिसी क्या है। सेकंड पॉइंट आप ये मेंशन कर सकते हो, तो पॉलिसी क्या है नार्को एनालिसिस टेस्ट करने की। या फिर डाइंग डेक्लेरेशन को एज अ पीस ऑफ सब्सटेंशियल एविडेंस क्यों माना जाता है, वो पॉलिसी क्या है उसके पीछे। पॉलिसी उसकी जैसी सीधी सीधी यही है कि दैट द पर्सन हु हैज सफर्ड द एक्ट ऑफ who has suffered the criminal act is himself a witness of the act suffered by him। So the statement made by the person who has suffered the act should be considered a substantial piece of evidence related to death of that particular person। तो पॉलिसी यही है। उसके बाद लीगल प्रोविजन कौन से सेक्शन अट्रैक्ट होते हैं
कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है, कौन सा लॉ अट्रैक्ट होता है, वो मेंशन करो आप शॉर्ट नोट में। केसेस ज़रूर मेंशन करना, उसके लिए आपको अलग मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। पर इतना ज़रूर याद रखना, हर क्वेश्चन में पॉलिसी आप ज़रूर मेंशन करो। कुछ नहीं पता तो प्रिंसिप इट रिट्रैक्ट्स, इट इज़ इन द लाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस। आप इतना भी लिख दोगे ना, एक नंबर मिल जाएगा इसमें। अब इसके बाद ऐसे टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, सॉरी इसके पहले मैं बता दूं, केसेस अगर आप केसेस के बाद आप कॉन्सेप्ट मेंशन करो, फिर आप कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। अब ये सब आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है और बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर लिखना है, बहुत ही इलेबोरेटिव आंसर नहीं लिखना। ये जैसे हम कॉलेज में लिखते थे वैसे आंसर नहीं देना, बहुत ही क्रिस्प आंसर होना चाहिए। आपके हर एक लाइन के बाद एक नई चीज़ आपको एग्जामिनर को बतानी है। जैसे हम प्रेसी राइटिंग करते हैं ना, 1/3 आंसर, 1/3 करते हैं, जैसे 300 वर्ड का 1/3 किया, तो हर एक वही चीज़ लिखनी जो रेलिवेंट है। अब ऐसे टाइप क्वेश्चन में कैसे डील करना है, वही ऐसे टाइप क्वेश्चन में भी सेम प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, लेकिन इसको और इलेबोरेट करने के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको, जैसे आप एग्जांपल यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल जैसे कॉमन मिस्टेक और म्यूचुअल मिस्टेक में क्या डिफरेंस है, आप एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हो। या इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ द टॉपिक क्या है, आप वो एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे सेक्शन 20 आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली रिलेटेड टू द राइट ऑफ द अक्यूज्ड, इट डज नॉट रिलेट टू द राइट ऑफ अ विटनेस। तो अब ये लिमिटेशन है उसकी, पर विटनेस से सेल्फ इंक्रिमिनेशन ना हो जाए, ये कौन सा सेक्शन बताता है, ये 136 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट बताता है। तो आप ऐसी चीज़ें मेंशन करके इलेबोरेट कर सकते हैं, एग्जांपल्स दे सकते हो। पॉलिसी, ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ लॉ, आप ये बता सकते हो कि जो कॉन्सेप्ट है सब्सटेंटिव लॉ से रिलेटेड है, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है, सिविल लॉ से रिलेटेड है, प्रोसीजरल लॉ से रिलेटेड है, आप ये मेंशन कर सकते हो। कर सकते हो नहीं, आपको करना है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर कोई कॉन्सेप्ट है जो कोर्ट्स जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से डेवलप हुआ है, जैसे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल ऑफर हैज़ बीन डेवलप्ड इन द केस ऑफ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक केस, अब वो आप केस मेंशन करोगे, कौन से केस से ओरिजिन हुआ है उसका। ऐसे बहुत से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो हैं, कॉन्सेप्ट हैं जो कि इंग्लिश केसेस से रिलेटेड, तो आप वो मेंशन करोगे। हाउ दैट कॉन्सेप्ट हैज़ बीन टेकन बाय द इंडियन जुडिशियल कोर्ट्स, इंडियन कोर्ट्स। सो आप वो सारे एक या दो या तीन केस लॉ कम से कम मेंशन ज़रूर करो, ताकि आपका, ताकि कॉन्सेप्ट में इस मार्क पार्ट में अब 10 में से 8 या 9 मार्क्स भी मिल सकते हैं आपको। लैंडमार्क जजमेंट्स में आपको, अगर लैंडमार्क जजमेंट मेंशन कर रहे हो तो जज, पूरे केस के साथ जज का नाम भी, जो प्रिजाइडिंग जज है उसका नाम मेंशन करना है, और कितने जज बेंच है, जैसे 5 जज गुरबख्श सिंह सीरिया जजमेंट है उसमें 5 जजमेंट है, बेंच एंड 5 वाई चंद्रचूड़ जस्टिस प्रिजाइडेड है, तो आप वो मेंशन ज़रूर करोगे, एक्स्ट्रा मार्क्स ज़रूर मिलेंगे आपको। अब इसके बाद मैं आपको वो बताता हूँ कि कोई 2 या 3 आपको मैं कोई क्वेश्चन बता के उसको कैसे आंसर राइट करना है वो मैं बताऊँगा।